नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करते हैं खबरों का और सुर्खियां अखबार के हमारे इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोडा में आतंकियों के पुलिस बल और आर्मी से मुठभेड़ हो गई है। कैप्टन सहित 4 सैनिकों ने इसमें वीरगति पाई है। देखिए, कई अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अमर उजाला की ये खबर है जहाँ पर इसे प्रमुखता से छापा गया है और इसी के साथ पूजा आपको दिखा रही हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो देखिए, घाटी को किस तरह से दहलाने की कोशिश की जा रही है आतंकियों के द्वारा, इसकी बानगी हम लगातार देख रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल लगातार जवाब दे रहे हैं ऐसी मुठभेड़ का। अब देखिए, डोडा में ये घटना हुई है, आतंकी हमला रहा है जिसमें कैप्टन ब्रिजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजेंद्र और सिपाही अजय सिंह को हमने खो दिया है। 4 जवान हमारे शहीद हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा बातचीत की है, वहां पर डीजीपी से बातचीत की और कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हम देख रहे हैं कि जब से धारा 370 हटाई गई है तब से ही लगातार आतंकी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं ताकि घाटी को दहलाया जा सके। और इसी के साथ साथ हाल में भी हमने देखा था कि किस तरह से अटैक किया गया था आतंकियों के द्वारा, चाहे तीर्थयात्रियों से भरी बस हो या फिर गैर कश्मीरी हो, लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है। और ऐसे में डोडा में हुए आतंकी हमले में भी हमने ये देखा कि हमने अपने 4 जवानों को खो दिया है। 4 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। लेकिन सुरक्षा बल लगातार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और चारुल, रियासी में हुए आतंकी हमले को आखिर हम कैसे भूल सकते हैं। उसके बाद अगर डोडा की ही हम बात कर लें तो डोडा में इससे पहले 2 बार पहले भी आतंकी घटना को अंजाम दिया जा चुका है और तब से ही लगातार आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों के मन में खौफ बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो भारतीय सेना है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और डोडा जिले में प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी जैश समर्थित संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। बीते 3 सप्ताह में डोडा जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी सबसे बड़ी मुठभेड़ है। बिल्कुल, देखिए, तीसरी मुठभेड़ है। इससे आप समझ सकते हैं कि लगातार आतंकी जो हैं वो अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए घाटी को दहला रहे हैं। कई जगह हम ये भी देख रहे हैं कि छुपकर, आपको याद होगा कि किस तरह से जंगलों में छुपकर सेना का जो वाहन है उसे टारगेट किया गया था और उसकी तस्वीरें भी बाद में सामने आ गई थी कि किस तरह से आतंकी ये कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोगों को ये रास नहीं आया है कि घाटी आजाद कैसे हो सकती है, घाटी में विकास कैसे हो सकता है। और इसीलिए आतंकी लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इसी क्रम में हम लगातार ये भी देख रहे हैं, देखिए, आतंकियों को ये बात भी रास नहीं आई थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़ चढ़कर कैसे मतदान हो गया था। उन्हें ये भी रास नहीं आ रहा है कि कैसे अब वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि आतंकी अपनी जागीर समझते हैं घाटी को, कश्मीर को अपनी जागीर समझते हैं। लेकिन घाटी के लोगों ने ये ठान लिया है कि वो किसी की जागीर नहीं है और इसीलिए न सिर्फ सुरक्षा बल बल्कि घाटी के जो लोग हैं वो भी इस तरह के नापाक मंसूबे रखने वाले लोगों को जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और काफी भावुक कर देता है वो पल जब अपने ही बच्चे को, देश के जवान को जब इस तरीके से शहीद होते देखा जाता है और जो परिजन हैं उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन खुद को वो काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसी पर कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म जो है वो आर्मी डे पर ही हुआ था और कर्नल पिता बोलते हैं कि बेटे की शहादत ने सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। देखिए, गर्व से सिर ऊंचा जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि इन आतंकियों पर घात हो ताकि इनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल सके। चारों बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत कई नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका पदेन सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष
तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। तो नीति आयोग में शिवराज सिंह चौहान और चिराग पासवान को शामिल किया गया है। देखिए, हम अक्सर देखते भी हैं कि किस तरह से कोई भी अहम फैसला लेना होता है तो नीति आयोग का एक अहम रोल रहता है। चाहे अभी बजट पास होना है, बजट का ही अगर काम हो, बजट के बारे में ही अगर चर्चा करनी हो, तो प्रधानमंत्री अक्सर नीति आयोग से चर्चा करते हैं और ऐसे में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें बिहार के बेटे चिराग पासवान को जगह दी गई है और इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भी इसमें जगह दी गई है। पदेन सदस्य बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। बिल्कुल, देखिए तो फिलहाल मंगलवार को ये बैठक हुई नीति आयोग की, जिसमें कि कई ऐसे मंत्री और नेता रहे जिन्हें बुलाया गया और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी नीति आयोग में उन्हें दी गई है। बीजेपी अलायंस की ओर से एसडी कुमार स्वामी को बुलाया गया, जीतन राम मांझी को बुलाया गया, राजीव रंजन सिंह को बुलाया गया, के.आर. नायडू को बुलाया गया और चिराग पासवान को इस बैठक में बुलाया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमेन्स द चेयरपर्सन एंड Suman K. Berry will continue to the vice chairperson of नीति आयोग according to the notification। तो देखिए, फिलहाल ये बैठक जरूर बुलाई गई नीति आयोग की और इसमें जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, इसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़ी जिम्मेदारियां जो मिली हैं उसे पूरा किया जाए। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार की करते हैं, जहां पर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल, तो देखिए मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई है, इसके बाद कई सवाल अब उठने लगे हैं बिहार सरकार पर। सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बिहार सरकार के संरक्षण में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और आरजेडी के लिए जो कहा जा रहा था कि आरजेडी जो है उसके रहते हुए जंगल राज है, तो यहाँ तो अब आरजेडी की भी सरकार नहीं है, सरकार तो अब जेडीयू और बीजेपी अलायंस की है। फिर आखिर एनडीए की सरकार में इस तरह की आपराधिक घटनाएं क्यों हो रही है? देखिए, बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, जो कि 70 साल के थे, उनकी हत्या कर दी गई। जीतन दरभंगा जिले के सुपौल बाजार स्थित अपने घर में घटना के वक्त अकेले मौजूद थे और उनके पेट पर चाकू या किसी धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे उनकी आधी रात में ही मौत हो गई और माना जा रहा है कि हमलावर घर में पीछे से घुसे और वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत भी की है मुकेश सहनी से और कोशिश ये की जा रही है एसआईटी का गठन करने के बाद कि मामले में निष्पक्ष जांच हो सके। बिल्कुल, देखिए, ये घटना ऐसी रही है जिसने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर देखिए पूजा की, हम जब बात करते हैं कानून व्यवस्था की तो ये अक्सर कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है, जो सुशासन की बात करते हैं, उनके राज में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और खासकर देखिए, विपक्ष अगर देखें तो विपक्ष पहले ही सवाल उठाता रहा। कई विपक्षी नेताओं ने तो ये भी आशंका जाहिर की है कि उनकी हत्या कराई जा सकती है, लेकिन इस बीच वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या इस तरह सरेआम हो जाती है या कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े हो जाती है, तो ये कई सारे सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े करता है। हालांकि अब एसआईटी का गठन किया जा रहा है और इसी के साथ साथ निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है और ये भी देखिए कहा गया कल जो सरकार में मंत्री हैं उनकी ओर से कि देखिए इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो सवाल उठने लाजमी है। जहां पर वीआईपी जो हैं वो लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है? वो लोग जिन्हें प्रोटोकॉल मिला हुआ है, वो लोग जिन्हें सुरक्षा गार्ड्स मिले हुए हैं, अगर वो लोग भी सुरक्षित नहीं है तो आप आम जनता की सुरक्षा किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? बिल्कुल चारुल, देखिए, और जब
मुकेश सहनी वापस पहुंचे दरभंगा अपने आवास पर तो वो काफी भावुक नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे पिता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है ये पूरे समाज के लिए, जो कुर्मी समाज है उनके लिए एक काला दिवस है। और ऐसे में उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो भी चुकी है। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। सरकार ने 21 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र पर होगी चर्चा। तो देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू संसद के बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये सर्वदलीय बैठक 21 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे मुख्य समिति कक्ष संसदीय सौध नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो देखिए, बजट सत्र की शुरुआत होनी है 23 तारीख से। उससे पहले सरकार ने 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखिए, संसद का जो मॉनसून सत्र है वो 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और ऐसे में जिस दौरान बजट पेश किया जाएगा तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहनी है, किन किन मुद्दों को स्पष्ट रखना है, किन किन, देखिए कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर चर्चा की जानी होती है। और सर्वदलीय बैठक यानी आप सभी दलों से सहयोग मांगते हैं कि सरकार की जो मंशाएं हैं, सरकार के जो टारगेट्स हैं और वो सब कुछ पूरे हो जाए। लेकिन अब तक जो हम देखते हैं वो यही होता है कि विपक्ष इन बैठकों का बॉयकॉट कर देता है। मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से ये बुलाई गई है। सरकार ने अगले सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। 12 अगस्त को ये समाप्त होगा और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा, पूर्णकालिक बजट होने वाला है ये। और इसमें कई सारी उम्मीदें जो हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि अब देखिए तीसरा टर्म इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार लगातार ये कहती रही है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है और ऐसे में फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और जब बजट पेश किया जाना है तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं। उम्मीदें ये भी है कि महंगाई कम कर दी जाए, लेकिन फिर सामने ये भी है कि आपको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो टारगेट अचीव कैसे करना है। तो कई सारे कहा जा सकता है कि चीज़ें हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है, चर्चा करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये सर्वदलीय बैठक जो है ये भी बुलाई गई है ताकि जो सरकार का एम है वो भी पूरा हो जाए देश के लिए और जनता का विकास जो है वो भी बना रहे, महंगाई की मार उन्हें ना झेलनी पड़े। बिल्कुल, खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां स्वाति मालीवाल मारपीट कांड में विभव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो गया है। साक्ष्य जो है यानी कि जो प्रूफ है उन्हें मिटाने का आरोप लगाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस से फिलहाल जिस तरह से जांच की उम्मीद लगाई, उसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। तो इस दौरान विभव कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। अदालत ने आरोप पत्र पर विभव कुमार के विरुद्ध समन जारी किया और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि विभव कुमार को 30 जुलाई को पेश किया जाए। तो देखिए, फिलहाल विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही है। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने के आरोप पर भी अब जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि साक्ष्य मिटाने समेत 6 धाराओं के तहत 500 पन्नों का आरोप पत्र दर्ज किया। अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 30 जुलाई कर दिया है और अब उन्हें 30 जुलाई को पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसके बाद ही फैसला आएगा कि विभव कुमार को राहत दी जाए या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल ने किस तरह से यह आरोप लगाया था कि जिस दौरान वो सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी, उनके जो पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने उनसे मारपीट की थी, बदसलूकी की थी और इस मामले में उन्होंने अपने जो पूरा एक प्रोसीजर रहा, लीगल प्रोसीजर, जब उसके तहत गई तो आरोप जो हैं वो
फिलहाल कहा जा रहा है कि आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। हालांकि स्वाति मालीवाल ने ये जो तमाम आरोप लगाए हैं, अब इस पर यह देखना होगा कि आरोप पत्र में क्या उन तमाम आरोपों का जिक्र किया गया है और उन्हें किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आरोप पत्र सबसे ज्यादा मायने रखता है जब आप किसी भी केस में आरोप पत्र जो है वो दायर करते हैं कि जो पीड़ित है उसने क्या बयान दिया है। और देखिए, अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से मारपीट और अभद्रता मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार के विरुद्ध दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने समेत 6 धाराओं के तहत दायर किया है 500 पन्नों का आरोप पत्र। अदालत ने विभव की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए 30 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है, यानी अब इंतजार 30 जुलाई का करना है। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच में सुनवाई हुई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पहले की जमानत अर्जी को रिवाइज करने की मांग की है। बिल्कुल, देखिए, और आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई ने पिछले साल ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और सिसोदिया ने हाईकोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। और ऐसे में दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, तो कोर्ट मामले में अब 29 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, यानी कि 29 जुलाई तक अभी भी उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना ही होगा। सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में है और पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब भी बढ़ती नजर आ रही है। 29 जुलाई की तारीख जो है अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है, लेकिन अब भी ये तय नहीं है कि अगली सुनवाई जब होगी तो क्या उन्हें राहत मिलेगी, क्या जिस जमानत की उम्मीद वो कर रहे हैं वो जमानत उन्हें मिल पाएगी। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट की ओर से ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अब 29 जुलाई को सुनवाई होनी है और सबसे अहम चीज है कि मनीष सिसोदिया ने दरअसल रिवाइज करने के लिए मांग की है अपनी जो जमानत अर्जी है कि आप इस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करें। और इसके लिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई जिनकी रडार पर हैं, मनीष सिसोदिया, उन्हें नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का इस पर क्या रुख होता है। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों ही जमानत का विरोध करने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तरह ही उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया अगर बाहर आते हैं तो फिर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते आगे। 7 फीट से ऊंची नहीं होगी कावड़, जी हाँ, नियंत्रित रहेगी डीजे की आवाज, ये निर्देश दिए गए हैं। सावन का महीना शुरू होने वाला है और इसके साथ ही शिव भक्त कावड़ लाने के लिए हरिद्वार जाना शुरू कर देंगे और इस बार कावड़ियों को बिना डीजे के ही जाना पड़ेगा। और इस दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। 7 फीट से ऊंची कावड़ नहीं होनी चाहिए और अगर अपने साथ डीजे आपको लेकर जाना है तो उसकी आवाज भी ज्यादा तेज नहीं होगी, यानी कि दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सावन के महीने में कावड़ियों के लिए, जो कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, देखिए 22 जुलाई से शुरू होगी कावड़ यात्रा। 7000 अधिकारी और कर्मी पूरा मोर्चा संभालेंगे और ऐसे में 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग अभी से सतर्क है और इस बार 5 करोड़ कावड़ यात्रियों के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। इस बीच साफ कहा गया है कि जो कावड़ है वो 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए और ना ही डीजे का साउंड ज्यादा तेज होना चाहिए। चारों
बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से पहली बार इस तरह का आदेश जो है वो जारी किया गया और इसे लेकर डीएसपी उमेद सिंह और सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर बी सिंह ने मंगलवार शाम को सिटी थाने में पार्षद और डीजे संचालकों की मीटिंग की। पार्षदों से निवेदन किया गया है कि वो वार्ड के लोगों को समझाएं कि वाहनों पर डीजे लगाकर कावड़ लेने के लिए ना जाए। आप देखिए, सबसे अहम चीज है पूजा की, कई बार हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा ऊंची कावड़ होती है और तारों की चपेट में आ जाती है, करंट लगने से हादसे हो जाते हैं। और ऐसा एक हादसा, भयानक हादसा बल्कि कह सकते हैं, मेरठ में पिछली बार कावड़ यात्रा के दौरान हुआ था। इसी के साथ साथ जब आप डीजे लेकर जाते हैं तो कई जगह पर हुड़दंग देखने को मिलता है। कई ऐसे इलाके होते हैं जिन्हें संवेदनशील माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आप इधर से डीजे लेकर ना जाएं या फिर आप इधर से अगर आप कावड़ लेकर जा रहे हैं तो डीजे ना बजाएं। ऐसे कई सारी वजह है जिन वजह से आप जब कावड़ लेने जाते हैं तो कई बार हादसे हो जाते हैं, तो कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसी कोई घटनाएं ना हो, सब कुछ शांतिपूर्वक चले, इसके लिए पहले से ही इस बार आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 7 फीट से ऊंची आपकी कावड़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अगर हम कहें तो सनातन में भी यही कहा गया है कि आप जो धर्म का कार्य करते हैं उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। कावड़ वो भी लेकर आते हैं जो महज जल लेकर आते हैं, इसलिए आप डाक कावड़ देखिए जब जाती है तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं उसे देखना। लेकिन कई बार डाक कावड़ की आड़ में भी हमने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा कुछ कर जाते हैं कि पूरी श्रद्धा भाव जो है उसे एक गहरी ठेस लगती है। इसीलिए ताकि ऐसी कोई घटना ना हो, प्रशासन की ओर से ये पहले ही समझाया जा रहा है कि आपको डीजे लेकर नहीं जाना है और आपकी कावड़ 7 फीट से ऊंची नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है, पुरानी व्यवस्था होगी फिर से बहाल। और इस खबर को तरजीह दी गई है दैनिक जागरण में, जहां पर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को लेकर निर्देश जारी किया गया। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। अब एक कमेटी का गठन होगा जिसमें अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविद भी शामिल होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। तो शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है। लगभग देखिए ऐसे शिक्षकों की मात्रा जो है 6 लाख से अधिक है और जो इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहे थे, चाहे शिक्षा मित्र हो या फिर परिषद शिक्षक हो, ये सब लोग विरोध कर रहे थे कि आखिर ये ऑनलाइन उपस्थिति जो है इसका आदेश क्यों जारी किया गया है। इसको लेकर जब विरोध बढ़ने लगा तो फिलहाल ये कहा गया कि अभी रोक लगा दिया गया है और एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा जो कि 2 दिन के अंदर ही तय हो जाएगा कि आखिर इस कमेटी के सदस्य कौन कौन लोग होंगे और उसमें आखिर किस तरह से जो शिक्षक हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको ऐतराज़ क्या है, उनकी आपत्तियां क्या हैं, इन सब पर विचार किया जाएगा बातचीत करके। और कमेटी अपनी रिपोर्ट में इन्हें जाहिर करेगी, इन्हें लागू करेगी, ताकि ये रिपोर्ट जब आगे भेजी जाए तो फिर इस तरह के जब आदेश सामने आएंगे तो उन पर विचार किया जाए। फिलहाल शिक्षक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये भी कहना है कि आगे भी ये विरोध इसी तरह से जारी रहेगा अगर उनकी मांगों को रोका नहीं जाता है या उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। और देखिए, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मंगलवार को मुलाकात की और ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर खड़ी हो रही समस्याओं से अवगत कराया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि आखिर अगर ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है तो आखिर इससे दिक्कत क्या है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि देखिए, हम स्टूडेंट्स के लिए तो हम रेगुलेट कर देते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं अटेंडेंस को, साथ ही टाइमिंग्स का इशू रहता है। लेकिन जब बात हम करते हैं शिक्षकों की तो फिर उन्हें इससे रियायत क्यों मिलनी चाहिए, जबकि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस होगी तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, शिक्षक टाइम पर आने लग जाएंगे, पढ़ाई का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए शिक्षक इस फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इस ऑनलाइन उपस्थिति पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कोविड के दौरान हमने देखा था कि ऑनलाइन उपस्थिति को दर्ज करने की बात कही जा रही थी और साफ तौर पर ये कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। लेकिन अब जब क्योंकि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है, तो सरकार का भी ये कहना है कि भाई टीचर्स स्कूल आए और वो बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन टीचर्स का ये कहना है कि अगर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हम करा रहे हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन
फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। सवाल चाहे कितने ही खड़े किए जाए, विरोध चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए ऑनलाइन उपस्थिति पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे चारों। बिल्कुल, भारी बारिश से आवागमन ठप हो गया है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बीते दिनों से हो रही बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बंद होने से गांव में राशन और सब्जी की किल्लत होने लगी है। सबसे ज्यादा बीमार लोग अस्पताल ले जाने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। कई जगह पर बिजली के पोल और लाइन क्षतिग्रस्त होने से आपूर्ति ठप है। बिल्कुल, देखिए लोगों को रात चिमनी और दिए की रोशनी में गुजारनी पड़ रही है। प्रभावित लोगों ने विभागीय अधिकारियों से सड़कें खोलने और बिजली आपूर्ति जल्द सुचारू करने की मांग की है। तो देखिए सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, लगातार हो रही बारिश के कारण जो परेशानियां हैं लोगों की वो भी बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में न केवल जो किसान की फसल है वो भी तबाह हो रही है, इस कारण सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। और साथ ही इस गर्मी में भी लोगों को न केवल अपने घर में उस पानी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है जो उनके घर में घुस चुका है, बल्कि जो मूलभूत सुविधाओं वाली चीजें हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, लोग खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। देखिए कई जगह सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से ना तो फल और सब्जियां पहुंच पा रही हैं, ना ही दवाइयां पहुंच पा रही हैं। इसी के साथ साथ अस्पताल में आप सोचिए कि जो मरीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब तक दवाइयों की उपलब्धता नहीं होगी उनकी बीमारी आखिर खत्म कैसे होगी। सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ गए। जाहिर सी बात है कि महंगी सब्जियां खरीदी जा रही हैं तो महंगी सब्जियां बेची भी जा रही हैं। तो कई सारी समस्याएं ऐसी हैं। तो बारिश, जिसे हम राहत का एक सिंबल मानते हैं, वो जल्द ही आफत में बदल जाती है, क्योंकि सड़कों की बदहाल व्यवस्था की पोल खुल जाती है। इसी के साथ साथ आप ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, इसको भी आप झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि रेट जो है किसी भी चीज़ के वो 2 गुने और 3 गुना ज़्यादा बढ़ाकर दिए जाते हैं। चाहे आप सब्जियों की बात कर लें, फल की बात कर लें। बिल्कुल, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी है। पेपर की चोरी करने वाले को पटना से किया गया है गिरफ्तार। द हिंदू पेज पर इसे जगह दी गई है। मामले में सीबीआई ने आज 2 बड़ी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने पटना से पंकज कुमार और झारखंड के हजारीबाग से राजू सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पंकज पर हजारीबाग में ट्रैंक से पेपर चोरी करने और आगे बांटने का आरोप लगा है। राजू सिंह ने पेपर को आगे लोगों को देने में मदद की थी। तो लगातार नीट से जो कड़ियां जुड़ी हैं उन्हें खोला जा रहा है, और सीबीआई पे जब से ये मामला पहुंचा है तब से गिरफ्तारियों का दौर जो है वो थमा नहीं है। एक एक कड़ी को खोलकर सीबीआई ये बता रही है कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, कहां पर ये पेपर्स जो हैं जब प्रिंट हुए थे वहां से गड़बड़ हुई, या फिर पेपर प्रिंट होने के बाद जब सेट बने वहां से गड़बड़ हुई। एक एक चीज को देख रही है सीबीआई। और देखिए कल भी 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। पूजा, बिल्कुल देखिए, और सीबीआई ने साफ तौर पर जो शख्स है उसे गिरफ्तार कर लिया है, और इस मामले में एक नहीं बल्कि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी पेपर लीक केस में पंकज कुमार और राजू सिंह, ये 2 लोग अरेस्टेड किए गए हैं पटना और हजारीबाग से। यानी कि पटना और हजारीबाग, इन दोनों ही अलग अलग जगहों से ये दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम पंकज और राजू हैं। हालांकि इन दोनों ने किया क्या था, एनटीए ट्रक से इन्होंने जो पेपर था वो निकाल लिया था। पेपर निकालने के बाद इन्होंने उस क्वेश्चन पेपर को लीक किया, और क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद 23 लाख ऐसे परीक्षार्थी थे देश के अलग अलग कोने में जो प्रभावित हुए थे। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो था बिहार, जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। नीट पेपर को आप सोचिए ट्रक से ही गायब कर लिया गया, और उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को वायरल कर दिया गया। बिल्कुल, इसी के साथ आपको याद होगा कि बिहार में किस तरह से गेस्ट हाउस में जो आरोपी है वो रुकता है, और वहां पर मंत्री जी के नाम से रूम जो है वो बुक किया जाता है, जिसके बाद जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसका पता लगाया जाता है, और वो तेजस्वी यादव
से कनेक्शन उसका निकलकर सामने आता है। विपक्ष एक बार फिर से सवाल उठाने लगा, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि स्टूडेंट्स आखिर क्या करें। आप इस मामले में गिरफ्तारियां तो कर सकते हैं, लेकिन एनटीए के किसी बड़े ऑफिसर पर अभी तक गाज नहीं गिरी है। एनटीए पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हर मामले में छोटी मछलियों पर निशाना साधकर या फिर उन पर एक्शन लेकर ये क्यों दिखाने की कोशिश की जाती है कि कार्रवाई सख्त तरीके से की जा रही है, जबकि ऐसा जमीनी स्तर पर तो नजर नहीं आता है। और सबसे अहम चीज है कि एनटीए पर क्या रोक लगाई जा सकती है या फिर कोई और अन्य एजेंसी है जिस पर काम कर सकती है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि शिक्षकों की स्टूडेंट्स की शिक्षा प्रणाली या शिक्षा व्यवस्था के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वो स्टूडेंट जो साल भर मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, और जब वो किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, एक अच्छी खासी फीस उसके लिए पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, एग्जाम के बाद उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो स्टूडेंट्स खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल, देखिए, और जो आरोपी पंकज है वो बोकारो का रहने वाला है, जो कि झारखंड का एक जिला है, और उसे आरोप उस पर यह लगा है कि उसी ने ट्रंक से क्वेश्चन पेपर निकाला था, जो पंकज कुमार है। और जो दूसरा आरोपी उसके साथ राजू सिंह है, उसने पंकज की हेल्प की थी। हालांकि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और इससे पहले भी ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज अली और लोकल न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जमानुल दिन को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि इससे पहले भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अब 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। और कह सकते हैं कि पंकज कुमार जो है वो है मुख्य आरोपी जिसने क्वेश्चन पेपर को वायरल किया था। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। पूजा खेड़कर मामले में एक्शन लिया गया है। पूजा की ट्रेनिंग पर लगाई गई है रोक, और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। महाराष्ट्र के वाशिल जिले में इस तैनाती को लेकर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पूजा की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है, जी हाँ, और उनको मसूरी अकादमी में वापस बुलाया गया है। 23 जुलाई ये मामला देखिए बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है। चाहे आप जाति प्रमाण पत्र की बात कर ले, विकलांगता प्रमाण पत्र की बात कर ले, एक के बाद एक फर्जी निकल रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको याद होगा जब ये चर्चाओं में आई थी ट्रेनी आईएएस की, किस तरह से उन्होंने मांग की थी गाड़ी की, और वो सब जो एक ठेकेदार से मांग की गई थी। इन सब के बाद पूजा खेड़कर लगातार विवादों में रही। हाल ही में वो तस्वीरें भी सामने आई, वो मामला भी सामने आया जब उनकी जो माता हैं उन पर धमकाने का आरोप लगा था एक किसान को। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलहाल तत्काल प्रभाव से ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है और मसूरी वापस तलब कर लिया गया है। फर्जी दिव्यांगता और जाति प्रमाण पत्र देने और उम्र को लेकर आरोपों से घिरी प्रशिक्षु आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। देखिए, उम्र का विवाद तो ये रहा कि कागजों के हिसाब से देखा जाए तो 2 साल 2 महीने उम्र हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कागजों में वो उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आयु प्रमाण पत्र भी गलत निकलकर सामने आ रहा है। तो कई सारे आरोप लग रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ पूजा खेड़कर बल्कि कई अन्य ट्रेनी आईपीएस या आईएएस ऑफिसर भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मंगलवार को पूजा को कार्यमुक्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने संबंध में आदेश जारी किया। पूजा की ओर से संघ लोक सेवा आयोग को दिए गए जाति प्रमाण पत्र की पुलिस जांच कर रही है। पूजा तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने पुणे में एक अलग कार्यालय और आधिकारिक कार्य की मांग की। बाद में पूजा का तबादला वाशिम जिले में कर दिया गया था। तो ये है पूजा खेड़कर, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जिनका विकलांगता प्रमाण पत्र जिसके आधार पर उन्हें कोटा मिला था। ट्रेनी आईएएस बनने के बाद पता चलता है कि वो प्रमाण पत्र झूठा था, गलत था, फर्जी था। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी उनका फर्जी निकल आया है। इसके साथ साथ देखिए कि वो अलग कार्यालय की मांग करती हैं, एक अलग से कार की मांग करती हैं। उनकी माता पर आरोप लगता है कि वो किसान को धमका रही हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो कुल मिलाकर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और इसी के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी गई, जिस पर सवाल भी उठ रहा था कि क्या ट्रेनिंग रद्द की जाएगी, क्या लोग संघ जो है वो इस पर कोई आदेश पारित करता है, क्या कोई आदेश देता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और वापस मसूरी तलब कर लिया गया है। बिल्कुल, और मसूरी तलब करने के साथ ही 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने के लिए उन्हें कहा गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी उत्तराखंड ने महाराष्ट्र से पूजा का ट्रेनिंग
प्रोग्राम को रोक लिया है। अकादमी ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को लेटर भी लिखा है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया। कहा भारत को फलस्तीन के लिए रिलीफ फंड बढ़ानी चाहिए। ये काफी बड़ा बयान है। अग्निवीर योजना पर भी दिया सुझाव। तो फिलहाल देखिए, अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। तो केसी त्यागी का ये जो बयान है वो बेहद अहम माना जा रहा है। और देखिए, फ़लस्तीन के लिए जिस तरह से फ़ंड जारी किया है भारत ने, अब इसको लेकर केसी त्यागी का कहना है कि इस फंड को बढ़ाया जाना चाहिए। अग्निवीर योजना पहले से ही निशाने पर रही है विपक्ष के, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिए थे। तो केसी त्यागी की ओर से कहा गया कि भारत को फ़लस्तीन के लिए रिलीफ फंड बढ़ाना चाहिए। अग्निवीर योजना पर भी सुझाव दिया गया है और उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ है और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार ये कह चुकी है कि अग्निवीर योजना पर वाकई फिर से एक बार विचार किया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन रद्द नहीं की जाएगी। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षाकर्मी थे, सेना में तैनात थे, और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था, ये केसी त्यागी ने कहा। और कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया और इसीलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है। चले खबरों में बढ़ते आगे। भारतीय टीम के जल्द मिल सकता है T20 में नया कप्तान। जी हां, सूर्य कुमार यादव रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो देखिए, सूर्य कुमार यादव रेस में लगातार आगे चल रहे हैं और उन्हें जगह मिल सकती है। कप्तान वो बनाए जा सकते हैं T20 के। देखिए, अभी रोहित शर्मा कैप्टन रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है, क्योंकि आपने देखे थे कि बदलाव हुए हैं, कोच राहुल द्रविड़ से गौतम गंभीर बना दिए गए हैं। इसी के साथ साथ कैप्टनसी में सूर्य कुमार यादव का नाम सामने आ रहा है। भारतीय टीम के अगले T20 कैप्टन वो हो सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या उप कप्तान थे, लेकिन अब आगामी श्रीलंका दौरे पर उनकी जगह सूर्य कुमार को T20 कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, T20 कप्तान की रेस में हार्दिक से आगे सूर्य चल रहे हैं। सूर्य को 2026 T20 विश्व कप तक कप्तान देख रहे चयनकर्ता और नए कोच और हार्दिक बोर्ड की पुरानी पसंद है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के तर्ज पर हम बात करें तो फिलहाल सूर्य का नाम लगातार आगे चल रहा है। और साफ तौर पर 27 जुलाई से श्रीलंका के विरुद्ध शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने की रेस में सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से आगे निकल गए हैं। 2023 वनडे विश्व कप से 2024 T20 विश्व कप के बीच रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में कई बार इस प्रारूप की कप्तानी हार्दिक पांड्या ने की थी। वेस्टइंडीज में विश्व कप जीतने के बाद रोहित ने इस प्रारूप से संन्यास ले लिया। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि सूर्या जो है वो अब आने वाले 2026 में T20 विश्व कप में कप्तानी टीम इंडिया की करती नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन परफॉर्म किया था जिस दौरान अभी T20 मैचेस हुए थे, वर्ल्ड कप हुआ था और जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। तो इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि सूर्या अगर कैप्टन बनते हैं तो क्या भारतीय टीम उतनी चमक पाएगी। फिलहाल ये सब कुछ विचार चल रहा है और इसमें अगर हम बात कर लें तो सबसे आगे चल रहा है सूर्य कुमार यादव का नाम, जिसके बाद हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर हैं। बिल्कुल। देखिए, और रोहित और सूर्या की अगर हम बात करें तो जानकारी ये है कि हमेशा ये दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी खास रहे हैं। ऐसे में सूर्या भी मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। वो गंभीर कप्तानी में KKR का हिस्सा भी रहे हैं और ऐसे में अब सूर्या को लेकर जब चर्चा हो रही है कि T20 विश्व कप में उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है तो देखना ये होगा कि आखिर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या की हम बात कर लें, हार्दिक पांड्या ने इस बार किस तरह बेहतर प्रदर्शन किया और लगातार बेहतर उन्होंने पारी बनाई और साथ ही खेलते भी नजर आए, लेकिन बावजूद इसके हार्दिक पांड्या से आगे नाम जिस तरह से लगातार चल रहा है सूर्या का, इससे ये जरूर तय हो गया है कि
आने वाले समय में T20 विश्व कप की जिम्मेदारी जो है, कप्तानी जो है वो सूर्य करते नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में हार्दिक पांड्या का जब नाम रेस में चल रहा है तो इन दो नामों पर आखिर फाइनल मोहर किसके नाम पर लगेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।